आज जो टॉपिक है हमारा वो शेर शाह सूरी है। तो शेर शाह सूरी के बारे में आज हम लोग देखेंगे कि वो किस प्रकार से एक साधारण से जागीरदार के यहाँ पैदा हुआ, उसके बाद धीरे धीरे करके भारत का बादशाह बन जाता है, भारत का सुल्तान बन जाता है। शेर शाह का जो प्रारंभिक नाम था, उसके बचपन का नाम वो फरीद था। शेर शाह पहला इतिहास में व्यक्ति है, रसब्रुक विलियम ने लिखा है, इलाहाबाद विश्वविद्यालय के ये विभागाध्यक्ष भी थे। तो इन्होंने लिखा है कि शेर शाह पहला व्यक्ति था जो भारतीय जनता के हित को ध्यान में रखते हुए प्रशासन किया, यानी अपना शासन चलाया। तो शेर शाह का जन्म बताया जाता है कि 1472 में हुआ, लेकिन कलिका रंजन कानूनगो हैं, इन्होंने 1486 ईस्वी इनका जन्म स्वीकार किया है। तो जैसे ऑब्जेक्टिव में शेर शाह का जन्म जब भी पूछेगा तो अधिकांश विद्वान जो है ये एक्सेप्ट किए हैं कि 1472 में पैदा हुआ शेर शाह सूरी। लेकिन कलिका रंजन कानूनगो जो एक किताब लिखे हैं शेर शाह, जिसका कुछ टॉपिक कुछ बातें आपके इस लेक्चर में आएंगी, तो मैं उस किताब को लाया नहीं, नीचे रखी है, दिखाता आपको। उस किताब में उन्होंने ये दावा किया शेर शाह का जन्म 1486 ईस्वी में हुआ। इसके पिता का नाम तो किताबों में मिलता है, लेकिन माता का नाम कहीं नहीं मिलता। हसन खां पिता का नाम था, और ये होशियारपुर में पैदा हुआ था। शेर शाह का जन्म होशियारपुर बजवाड़ा में, होशियारपुर नामक स्थान पर इसका जन्म हुआ। और ये पैदा हुआ तो इसकी माँ जो है सौतेली माँ थी। पहले के लोग पता है कि कई कई शादियाँ करते थे, तो हसन खां ने भी कई विवाह किया था। तो इसकी सौतेली माँ, जो इसकी रियल माँ थी, बताया जाता है वो नहीं थी। सौतेली माँ इसके साथ अच्छा व्यवहार नहीं करती थी। जब अच्छा व्यवहार नहीं करती थी तो शेर शाह इससे बड़ा नाराज रहता था, तो वो भागकर जौनपुर चला आया। जौनपुर जब आया शेर शाह सूरी, तो जौनपुर में उसकी शिक्षा हुई। वहीं पे तलवारबाजी, फारसी और अरबी की शिक्षा ग्रहण किया। शेर शाह सूरी के बारे में ये कहा जाता है कि शेर शाह सूरी एक पठान था। वो चंदेरी के मैदान से पहले ये कहा था कि भाग्य ने मेरा साथ दिया और सौभाग्य मेरा साथी रहा, तो मैं मुगलों को हिंदुस्तान से खदेड़ दूंगा। और शेर शाह का यह कथन आगे चल के सही साबित होता है। शेर शाह अरबी और फारसी की शिक्षा, बताया कि मैं जौनपुर में लिया था। जौनपुर उस समय शिक्षा का मरकज हुआ करता था, शिक्षा का सेंटर था। और शिक्षा जौनपुर को पूर्व का शिराज कहते थे। शिराज एक नगर मध्य एशिया में प्रसिद्ध है शिक्षा के लिए। तो जौनपुर में शिक्षा ग्रहण करने के पश्चात बहार खां के यहाँ रहा। इससे नाराज होकर वो बाबर के पास चला गया, आगरा। आगरा में भी वो कुछ दिन रहा, बाबर की सेना में नौकरी की। बताया कि चंदेरी के युद्ध के समय में, आपको अभी इसका बताया। जलाल खां जो बहार खां का पुत्र था, पहले दरिया खां लोहानी है, फिर बहार खां लोहानी उसका पुत्र है, फिर जलाल खां है। जलाल खां ने बराबर इसके पिता हसन खां से ये कहा कि इसके साथ अच्छा सलूक करो। अगर इससे अच्छा सलूक करोगे आप, तो ये आगे चलकर बहुत बड़ा इसमें क्या कहते हैं, प्रतिभा है। तो शेर शाह फिर भी हसन खां से इसकी नहीं जमी। बार बार ये घर से, परिवार से दूर रहा, लेकिन दूर रहते हुए भी यह अपने समय का सदुपयोग किया। बताया जाता है कि शेर शाह सूरी एक ही प्रहार में, ऐसे माना जाता है कि शेर को भी कर दिया और शेर को मार दिया। जब शेर को मार दिया तो इसे प्रसन्न होकर इसको शेर खां की उपाधि प्रदान की। शेर खां की जो उपाधि प्रदान की गई थी, उसके बाद ही आगे चलकर आप देखेंगे शेर शाह की उपाधि से पहले, उसके बाद हजरत आला की उपाधि भी ये धारण किया। हजरत आला के बाद शेर शाह सूरी के नाम से ये प्रसिद्ध हुआ। शेर शाह सूरी को एक प्रश्न यहाँ बन सकता है कि किसने
शेर खां की उपाधि प्रदान की थी। तो बहार खां लोहानी ने इसको शेर खां की उपाधि प्रदान की थी। शेर शाह निरंतर संघर्ष करता रहा। आप देखिए कि उसका बचपन से ही संघर्ष शुरू हो जाता है जब उसके परिवार से उसकी नहीं बनती। तो संघर्ष करते हुए वह बहार खां के यहाँ नौकरी करता है, बाबर के यहाँ नौकरी करता है, और फिर बहार खां से जब नाराज होता है बाबर के यहाँ जाता है। बाबर के यहाँ से जब आता है, इससे पहले मैं बताया कि ये अभी सीखने की प्रक्रिया से गुजर रहा था। बाबर की सेना में रहा, बाबर की युद्ध तकनीक सीखा, और ये सारी चीज़ें सीख कर ये अचानक एक तरह से कह लीजिए मुगलों के सामने आ गया। पहले एक छोटे से जागीरदार हसन खां, जहाँ सासाराम और ख्वासपुर की जागीर इसे मिल जाती है, उसी जागीर का प्रबंध करते हुए ये किसानों से बराबर ये संपर्क बनाए रखा। और किसानों की जो समस्या थी, भारतीय लोगों की जो समस्या थी उस समय, रसब्रुक विलियम का मैं आपको स्टेटमेंट सुनाया कि देखिए कि वो पहला शासक है जो कि भारतीय प्रजा, जो भारतीय जनता उस समय थी, उसको उनकी आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए शासन किया। इसके शेर शाह की प्रशंसा अंग्रेज इतिहासकार बहुत अधिक करते हैं। अब पिता की मृत्यु के बाद आप देखेंगे ख्वासपुर और सासाराम और टांडा की जागीर इसने प्रबंध किया। उसमें जो है इसका जागीर में भी इसके दो भाई आप देखेंगे, फरीद खां इसका एक भाई, दूसरा भाई जो उसके सौतेला भाई था उससे इसकी नहीं जमी। तो सौतेले भाई से नहीं जमी तो एक किसी तरह से अपनी जागीर जो थी फरीद खां की, जो सौतेले भाई से नहीं जमी, तो जो जागीर पिता के बाद बराबर पुत्रों में हिस्सा लगनी चाहिए, तो शेर शाह ने अपने भाइयों को पराजित करके सारी जागीर अपने अधिकार में कर लिया। तो जब सारे शख्स ही अपने अधिकार में कर ले, तो बिहार को उसने एक बताया कि वो सरदार का नाम, जिसने इसे शेर खां की उपाधि दी, इसने 1529 ईस्वी में बंगाल के शासक नुसरत खां को परास्त किया। अब बंगाल के शासक नुसरत खां को परास्त करके इसने 1529 में हजरत ए आला की उपाधि धारण की, हजरत ए आला। और फिर उसके बाद 1530 ईस्वी में ये चुनार का जो उस समय किलेदार था, उसकी मृत्यु हो चुकी थी, उसकी विधवा एक थी लाड मलिका। लाड मलिका से इसने विवाह करके अपनी शक्ति और सुदृढ़ कर ली, यानी चुनार भी अब उसके अधिकार में आ गया। और चुनार से बताया जाता है उसको बहुत बड़े पैमाने पर संपत्ति मिली। अब उसके आगे मैं कल के सेशन में बताया था कि चौसा और बिलग्राम या कन्नौज के युद्ध से किस प्रकार हुमायूं भागा अपराजित होकर, और शेर शाह सूरी ने अधिकार कर लिया भारत का। एक छोटा सा एक छोटे से जागीरदार के यहाँ पैदा हुआ लड़का एक वक्त आता है कि भारत का शहंशाह बन जाता है। ये वही वक्त है जो मुगलों का जवाल का एक तरह से कह दिए समय, हुमायूं का भारत से नामो निशान मिट गया था, वापस आया, अब पुनः उसने जीता। लेकिन शेर शाह का जो उत्तराधिकारी इस्लाम शाह था वो भी योग्य था, एक तरह से कह लीजिए। उसके समय ये कहा जाता है, आगे मैं पढ़ाऊंगा भी। तो अब शेर शाह की विजय के बारे में बात कर लेते हैं। सबसे पहला अभियान आपको ये याद रखना चाहिए कि शेर शाह ने जो हुमायूं भारत से चला गया, उस युद्ध में, किस युद्ध में भागा था? कन्नौज के युद्ध में पूरी तरह से सत्ता किसके पास आ गई? शेर शाह के पास। और जब शेर शाह के पास आ गई, चौसा के युद्ध के बाद ही उसने ये मान लिया कि भारत अब उसका है, भारत पर अब उसका शासन है। चौसा के युद्ध के बाद ही उसने शेर शाह की उपाधि धारण की। चौसा के युद्ध के पश्चात उसने क्या टाइटल लिया? पहले मैं बताया हजरत आला, पहले फरीद, फिर शेर खां, और फिर उसके बाद क्या कहते हैं, शेर शाह सूरी। तो समय भाग्य ने उसका साथ दिया वाकई में।
शेर शाह ने 1541 ईस्वी में पहला जो ध्यान केंद्रित किया शासक बनने के पश्चात, इसी को आपको मैं कल भी बताया था कि द्वितीय अफगान राज्य की स्थापना, ये कहा जाता है शेर शाह जब शासक बना तो उसने द्वितीय अफगान राज्य की स्थापना किया। किस सन में? सीधा सीधा मोटा मोटा मान के चलिए 1540 ईस्वी में। तो शेर शाह इसके बाद 1541 ईस्वी में अपना ध्यान उत्तर पश्चिम सीमा पर केंद्रित किया, जहाँ के खोखर मुगलों के दोस्त थे। खोखरों के आपने नाम सुना होगा, खोखरों का या गख्खरों का। ये गख्खर और खोखर एक ही हैं। यही गख्खर थे जो किसकी हत्या किए थे? सल्तनत काल में पढ़ाया था मैं, ये मोहम्मद गोरी की हत्या इन्होंने ही की थी, और यही बाद में मुगलों के दोस्त के रूप में आए। तो शेर शाह को ये समझ रहा था कि कहीं ऐसा ना हो कि हुमायूं मध्य एशिया से शक्ति बटोर कर सेना लेकर भारत पर आक्रमण ना कर दे फिर से। इसलिए शेर शाह ने उत्तर पश्चिम सीमा, क्लास के मानचित्र पे आप लोगों ने पढ़ा होगा, तो उत्तर पश्चिम सीमा को मजबूत करने के लिए उसने गख्खरों की शक्ति कमजोर करके उत्तर पश्चिम सीमा मजबूत कर रोहतासगढ़ के किले का निर्माण कराया। किले का क्या नाम था उत्तर पश्चिम सीमा पे जो शेर शाह ने बनवाया था? रोहतासगढ़। रोहतासगढ़ किले का निर्माण इसी उद्देश्य से करवाया था कि गख्खरों को नियंत्रित किया जा सके, और दूसरी बात यह कि वहां से जो बाहरी आक्रमणकारी, यानी हो सकता है हुमायूं लौट ना आए, इस बात को बराबर शेर शाह का भय बना था तो उसके अंदर कि कहीं ऐसा ना हो हुमायूं सेना लेकर आए फिर से स्थिति पलट ना जाए। गख्खर उसकी मदद कर रहे थे। नहीं तो अगर गख्खर खोखर अगर मदद ना करते तो हुमायूं भारत से बाहर निकल नहीं सकता था। और कई अभियानों में उसने मदद की गोखरों ने। इसके बाद आप देखेंगे कि बंगाल में 1541 में विद्रोह होता है। दूसरा बंगाल का विद्रोह, हेडिंग बनाइए। 1541 में बंगाल का जो उस समय शासक था खिज्र खां ने एक स्वतंत्र अस्तित्व अपना स्थापित कर लिया था, स्वतंत्र शासकों जैसा व्यवहार कर रहा था। तो शेर खां एक सेना लेकर बंगाल की ओर गया। खिज्र खां को उसको बंदी बना लिया गया बाद में। खिज्र खां को जब शेर शाह गया वहाँ, अब बंदी बनाकर आप देखेंगे कि बंगाल पर उसने ऐसी नीति लागू की जो सल्तनत काल के सुल्तानों ने पहल की थी। एक बलबन था, बलबन ने हमेशा मैं बताया कि बंगाल ऐसा क्षेत्र था जो समृद्ध वाला क्षेत्र था। वहाँ बताया जाता है कि उस समय हर गांव के अपने कुएं होते थे। वहाँ की समृद्धि, वहाँ बहुत अधिक पैदावार होती थी, और इसीलिए बंगाल में बार बार विद्रोह होता था। एक साल का रेवेन्यू जब सूबेदार के पास पहुंचता था, उसको लगता था मेरे पास बड़ी संपत्ति है, वो लोगों को देकर धन अपनी ओर मिलाना शुरू कर देता था। सल्तनत काल में पूरे भारत में अगर इतिहास में देखा जाए तो एक पर्टिकुलर क्षेत्र में अगर बात किया जाए तो सबसे ज्यादा विद्रोह बंगाल में हुए। बंगाल की समृद्धि इसके लिए जिम्मेदार थी। शेर शाह ने, चूंकि इतिहास का भी अच्छा जानकार था शेर शाह, इतिहास के ग्रंथों का अध्ययन किया था, तो उसने देखा कि सल्तनत काल में बार बार बंगाल में विद्रोह हो रहे हैं और बलबन के प्रयासों के बाद भी विद्रोह हुआ। तो उसने पूरे बंगाल को क्या किया, डिवाइड कर दिया सूबों में, सरकारों, जिसको सरकार कहा, सरकारी शब्द इस्तेमाल किया, जिसको साधारण तौर पर अगर देखें तो जिला कह लीजिए। तो बंगाल को कई जिलों में शेरशाह ने विभाजित कर दिया, और कई जिलों में जब विभाजित कर दिया, अलग अलग जो सत्ता एक व्यक्ति के हाथ में होती थी, सूबेदार की हैसियत से कोई होता था वहाँ, तो उसमें विद्रोह की भावना जल्दी भड़क सकती थी। लेकिन अगर वो मान लीजिए 20-25 क्षेत्रों में पूरे बंगाल को जितने भी 18-17 जो भी जिलों में बांट दिया वो, या एग्जाम्पल के तौर पर ले लीजिए, तो अब प्रत्येक क्षेत्र में एक अपने 2 अधिकारी एक्स्ट्रा उसने नियुक्त किए। एक तो जो सिकदार होते थे उस जमाने में, उनको क्या कहते हैं, सेना के साथ लगा दिया, एक सिकदार की नियुक्ति की।
जब सिकदार की नियुक्ति की तो सिकदार ऐसा ना हो कि कहीं वो भी विद्रोही प्रवृत्ति का ना हो जाए, तो उसके ऊपर एक असैन्य अधिकारी बैठा दिया जिसको कहा जाता था अमीन ए बंगला। पहला उसने बंगाल का विभाजन किया कई जिलों में या सरकारों में, एक ही चीज है। तो बंगाल का विभाजन जब उसने किया तो प्रत्येक क्षेत्र में ज्वाइंट रहते, आसानी से एक सूबेदार के अंडर में रहता है, वो विद्रोह कर देता है। जब सरकारों में बांट दिया, अलग अलग प्रतिनिधि वहां नियुक्त कर दिए और वहां दो पद आपको देंगे, सिकदार एक लगा दिया और सिकदार सेना के साथ, और सिकदार के अतिरिक्त अमीन बंगला नामक एक अधिकारी अन्य नियुक्त किया जो सिकदार पर नियंत्रण करता था। सिकदार वहां का अधिकारी था, सेना के साथ इसे जोड़ दिया गया। तो अब जब कई व्यक्ति उस क्षेत्र के स्वामी हो जाएंगे, कई व्यक्ति उस कोई क्षेत्र है उसका जब बांट दिया जाएगा, अंग्रेज यही कर रहे थे भारत में। अगर एक तरह से कहा जाए, उन्होंने बंगाल का विभाजन जो 1905 में किया, वो कहा कि हम प्रशासनिक सुविधा की दृष्टि से कर रहे हैं, लेकिन वास्तव में उनका अपनी मंशा थी। बंगाल को तोड़ दो, वही बंगाल फिर से देखिए 1905 ईस्वी में इतना मजबूत हो गया कि अंग्रेजों को सबसे बड़ी चुनौती बंगाल से मिल रही थी। तमाम क्रांतिकारी, तमाम तो बौद्धिक वर्ग आप देखेंगे कि अंग्रेजों के समय बंगाल से आ रहे हैं। तो अंग्रेजों को लगा बंगाल को बांट दिया जाए तो यहाँ की जो विद्रोही गतिविधियां हैं वो कम हो जाएंगी। अब शेरशाह के समय से, आप शेरशाह से उन्होंने प्रेरणा ली थी इस बात की भी कि अगर कोई ज्वाइंट है उसे तोड़ दिया जाए, अलग अलग कर दिया जाए, तो वहां पे विद्रोह होने की गुंजाइश कम हो जाएगी। बंगाल में इसके बाद भी विद्रोह हुए, अंग्रेजों तक की समस्या बता रहा हूँ। 1905 ईस्वी में बंगाल का विभाजन लॉर्ड कर्जन ने पूर्वी बंगाल और पश्चिमी बंगाल में कर दिया, असांप्रदायिक आधार पे किया। तमाम आधार उसके बताए जाते हैं, फाइनल में इसको पढ़ाऊंगा। और अमीन बंगला पद पर जो पहला व्यक्ति नियुक्त हुआ उसका नाम है काजी फजीलात। काजी फजीलात लिख लिया आप लोगों ने? काजी फजीलात, फा जा में बड़ा ई की मात्रा जी, ला में आक मात्रा ला, ता, काजी फजीलात। अब आप लोगों को तो ये भी बताना पड़ेगा। तो बंगाल की तरफ से उसका हेडेक कम हो गया। बंगाल जो दर्द बना हुआ था एक उसके सामने खिजर के रूप में, बंगाल से समस्या का तो पूरी तरह से अंत तो नहीं हुआ, लेकिन बंगाल नियंत्रण में हो गया। आप देखेंगे कि शेरशाह सूरी जब सुल्तान जब आरंभिक दौर में था, हुमायूं जब चुनार पर घेरा डाला था तो शेरशाह ने उसकी अधीनता स्वीकार कर ली। हुमायूं बहादुर शाह से गया लड़ने के लिए, बहादुर शाह की ओर ध्यान आकर्षित किया, तो उसी समय शेरशाह ने बंगाल की संपत्ति का लाभ उठाया था जो उसके शासक बनने में मदद किया था। तो आगे देखते हैं, अगला हेडिंग बनाइए, 1542 ईस्वी में मालवा। गुजरात का शासक बहादुर शाह, मैं आपको बताया कि 1537 ईस्वी में, पहले वाले सेशन में बताया था कि उसकी मृत्यु हो गई थी। 1537 में जब वो मरा, उसके बाद मालवा का जो सूबेदार था उस समय, नाम लिख लीजिए, मालवा के सूबेदार मल्लू खां ने अपने आप को कादिर शाह नाम से, कादिर शाह नाम से स्वतंत्र शासक घोषित कर लिया, यानी अब वो अपने को स्वतंत्र मानने लगा। कादिर शाह ने, इसका मूल नाम मल्लू खां था। कादिर शाह ने अपने नाम के खुतबे पढ़वाए। स्वतंत्र शासक घोषित करने का मतलब ये होता है अपने को स्वतंत्र घोषित कर लिया, वो अपने नाम का खुतबा पढ़ाएगा वहाँ, और अपने नाम का सिक्के जारी करवा दिया उसने। शेरशाह सूरी निकला कादिर खां को पराजित करने के लिए। अब मालवा पहुंचने के लिए रास्ते में उसने 1542 ईस्वी में ग्वालियर पहुंचा, और मार्ग में पड़ता था
उसने ग्वालियर के शासक पूरनमल को अपने अधीन कर लिया। पूरनमल को अपने अधीन कर लिया। कादर शाह को जब ये पता चला कि शेरशाह आ रहा है तो वह अपना स्थान छोड़कर सारंगपुर की ओर आगे आया और वहीं पर समर्पण कर दिया शेरशाह के सामने। शेरशाह ने भी भद्रता दिखाते हुए उसको कहा कि मांडू, उज्जैन और सारंगपुर, ये 3 स्थान लिख लीजिए, मांडू, उज्जैन और सारंगपुर पर शेरशाह ने कब्जा कर लिया। इसको क्या कहते हैं, कादर खां को जब वो अधीनता स्वीकार कर लिया तो मांडू और उज्जैन और सारंगपुर पर शेरशाह का कब्जा हो गया। शेरशाह ने कादर शाह को कहा कि आप जाइए कालपी और लखनौती का आपको मैं सूबेदार अपॉइंट करता हूँ। लेकिन शेरशाह की नीतियाँ और शेरशाह से वो परिचित था और शेरशाह से भय खाकर उसने चला गया महमूद शाह तृतीय के पास, जो गुजरात का शासक था उस समय। वो एक्सेप्ट नहीं किया। शेरशाह ने जो प्रस्ताव रखा वो कहा कि मैं तुमको कालपी और दूसरा क्षेत्र लखनौती का जो सूबेदार की बात बनाने की कही थी, उसने एक्सेप्ट ना करके वो चला गया गुजरात के शासक महमूद शाह तृतीय के पास। इसके बाद मालवा शेरशाह के अधिकार में आ गया। मालवा का गवर्नर सुजात खां को शेरशाह ने नियुक्त किया। सुजात खां को। इसके बाद शेरशाह जब वहां से वापसी करता है दिल्ली की ओर तो बीच में रणथंभौर पड़ता है। रणथंभौर पर उसने वहां के शासक को पराजित करके और उस शक्तिशाली दुर्ग को अपने पुत्र आदिल खां को सौंप दिया और सौंप कर वापस चला आया। अगला आप पॉइंट बनाइए 1543 ईस्वी में रायसीन विजय उसकी। शेरशाह सूरी के जीवन में ये ऐसी विजय थी जो उसके लिए काला धब्बा साबित करती है। शेरशाह के व्यक्तित्व पर यहीं पर उसका व्यक्तित्व उसके विपरीत दिखाई पड़ता है। शेरशाह ने जो यहाँ किया रायसीन में, जब पूरनमल आपको बताया मैं 1542 ईस्वी में उसकी अधीनता स्वीकार कर लेता है और ये शिकायत की लोगों ने पूरनमल के खिलाफ शेरशाह को कि वहाँ की मुसलमान प्रजा जो है उससे असंतुष्ट है, वो बहुत मुसलमान प्रजा को क्या करता है, प्रताड़ित करता है। शेरशाह को बार बार ये शिकायत की गई, किसके खिलाफ, पूरनमल के खिलाफ। और शेरशाह जैसा व्यक्ति ऐसा कैसा हो सकता है, ये लोगों ने ये सोच की बात है कि शेरशाह ने युद्ध में साम दाम दंड भेद सब नीतियों का पालन किया उसने। और आप देखेंगे 1543 ईस्वी में रायसीन किले को उसने घेर लिया। अब वहां का राजा जब अधीनता स्वीकार कर रहा है उसके बाद भी शेरशाह ने पूरनमल से वादा लिया था कि मैं नहीं करूंगा आक्रमण। अब 1543 में घेरा डाल दिया किले का, रायसीन का। जब घेरा डाल दिया तो आत्मसमर्पण के लिए तैयार हो गया वहां का राजा। आत्मसमर्पण भी किया उसने। आत्मसमर्पण के रूप में वादा लिया कि उसका गवाह कौन रहेंगे, एक को कुतुब खां और दूसरा गवाह बनाया गया आदिल खां, उसके अपने लड़के को। शेरशाह ने गवाही उनसे दिलवाई कि हाँ मैं गवाह हूँ, कि आप लोग गवाह बन जाइए कि हम इसके साथ कुछ नहीं करेंगे। लेकिन स्थिति इसके विपरीत गई। मुसलमानों ने, इतना बताया जाता है कि वहाँ पर पूरनमल की नीतियों से इतना असंतुष्ट थे, शेरशाह को बार बार कह रहे थे
कि नहीं, आप पूरनमल को शासन को खत्म करिए, यहाँ मुस्लिम सत्ता स्थापित कीजिए। बातचीत हो गई, संधि हो गई, आत्मसमर्पण हो गया, लेकिन शेर शाह ने बड़ी चालाकी से रातों रात राजपूतों के खेमों को घेर लिया। राजपूतों के खेमे को जब घेर लिया और पूरनमल अपने सैनिकों को घिरा पाकर उसने अंत में विवश होकर युद्ध के लिए वो तैयार हुआ। पूरनमल के सैनिक जो है युद्ध करने के लिए तैयार हुए और वो मारे गए, और वहाँ की स्त्रियों ने जौहर भी किया, उनके पति युद्ध में जीत जाएं, इस उद्देश्य से शेर शाह ने इस युद्ध में विश्वासघात किया था। उसका विश्वासघात जो शेर शाह ने किया, उसके जीवन पर यह बताया जाता है कि काला धब्बा है। ये क्लियर है। इसी के बाद कुतुब खां, अब जो संबंध है कुतुब खां और शेर शाह में, ये आप देख के मुझे बताएंगे, थोड़ा सा पढ़िए आप लोग भी। तो कुतुब खां इतना उसको दुख हुआ कि उसने शेर शाह की दगा जो शेर शाह ने किया था, उसने आत्महत्या कर ली थी कुतुब खां ने, यानी कि गवाह उसे बनाया गया और उसके बाद भी उसके विपरीत कार्य किए गए। तो इतना वो उसको एक तरह से कह लिए दुख हुआ, आत्मग्लानि हुई कि वह सुसाइड कर लिया, वह मर गया सुसाइड करके। इसके बाद 1543, अगला हेडिंग बनाइए, सिंध और मुल्तान। शेर शाह ने हैबात खां और दूसरे के नेतृत्व में एक सेना भेजी सिंध और मुल्तान के। उस समय जो शासक था, जो विद्रोह किया हुआ था मुल्तान में, बख्शू, बा आधा खा सा में उ के मात्रा सु, बख्शू लंगाह, ला में ऊपर ना की बिंदी, गा में आक मात्रा गा, हा, बख्शू लंगाह और फतेह खां थे। दो व्यक्ति ने विद्रोह किया था, दोनों व्यक्तियों को पराजित कर देती है शेर शाह की सेना। और फतेह खां को मुल्तान का जो है सूबेदार बनाता है शेर शाह, और दूसरा सिंध का इस्लाम खां को सूबेदार नियुक्त करता है। इस्लाम खां को सूबेदार नियुक्त करता है। देखिए, आप लोगों का ऑब्जेक्टिव पेपर है, इसलिए मैं ये कोशिश कर रहा हूँ पॉइंट टू पॉइंट बात चले। शेर शाह के बारे में जहाँ से भी संभव हो सकता है प्रश्न, मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ, उसको एक बैकग्राउंड के साथ, एक थीम के साथ, कि आपको बेहतर समझ में आ जाए। अब एक अगली भी, हाँ बोलो। सिंध का, इस्लाम खां को उसने सिंध का शासक नियुक्त किया। अब अगली हेडिंग बनाइए, 1544 ईस्वी राजस्थान अभियान। उस समय राजस्थान में मारवाड़ अभियान भी कह दीजिए, मारवाड़ अभियान कर लीजिए उसको, राजस्थान में तो कई क्षेत्र थे, मारवाड़ कर लीजिए। 1544 ईस्वी, उस समय मारवाड़ का जो शासक था मालदेव, मारवाड़ की राजधानी जोधपुर थी, याद रखिएगा। उस समय जोधपुर को राजधानी बनाकर वह शासन कर रहा था मालदेव। अब देखिए, जैसे बाबर के आक्रमण के समय भारत में कई ऐसे राजा थे, शासक थे, जो बाबर को आमंत्रित किया उन्होंने। ऐसे ही मालदेव अपने यहाँ मालदेव अपने यहाँ शक्ति स्थापित करके अपने आसपास के क्षेत्रों को अपने अधीन करता जा रहा था। तो कई ऐसे छोटे, जैसे बीकानेर का जो उस समय नरेश था कल्याणमल, और दूसरा मेड़ता का शासक वीरदेव, बीकानेर का कल्याणमल और मेड़ता का वीरदेव या वीरमदेव, इसको कर लीजिए वीरमदेव। इन दोनों ने शेर शाह के पास पैगाम भेजा, सूचना भेजी कि आप आइए और मारवाड़ भी विजिट करिए।
मारवाड़ विजिट करने, उनका मकसद ये था कि शेर शाह आएगा, मारवाड़ विजिट करेगा, तो जो ये यहाँ का शासक है, क्या नाम है शासक का, मारवाड़ का शासक, मालदेव, चलिए ठीक है, सुन, मालदेव, ठीक है, अच्छी बात है। तो मालदेव को पराजित कर दीजिए ताकि ये जो है हमारा राज्य इससे बच सके। और शेर शाह उनके पैगाम को स्वीकार किया। दोनों सेनाएं, मालदेव की सेना और शेर शाह की सेना भाला भल नामक स्थान पर आकर जमा हुई, उपस्थित हुई। शेर शाह ने भी यहाँ भी षड्यंत्र रचा। उसका षड्यंत्र ऐसा था कि आपको सुनकर ताज्जुब होगा, शेर शाह राजपूतों के वीरता से परिचित था। उसने यहाँ ऐसा षड्यंत्र रचा, उसने खबर ये पहुंचा दी कि जो वहाँ के शासक मालदेव हैं, उनके जो सेनापति हैं, वो मालदेव से नाराज हैं, वो उसका साथ युद्ध में नहीं देंगे। और जैता और क्या कहते हैं, कुंपा नामक सरदार थे, और उन्हीं की सरदारों की तरफ से अपनी एक फर्जी चिट्ठी उसने बनाई, जो उस समय के उसके मालदेव के विश्वास पात्र सरदार थे, उन्हीं के नाम से चिट्ठी बनाई कि हम उसमें लिखा था कि हम जो है ये जो यहाँ का शासक मालदेव है, उसको पकड़कर हम शेरशाह के हवाले करेंगे। और चिट्ठी चुपके से रात में ले जाकर राजपूतों के शिविर जहाँ लगा था वहीं पर फेंक दी गई। जब इस बात की सूचना वहाँ के शासक, मारवाड़ के शासक को पहुंची, तो उसने जोड़ने का प्रयास किया, जो ये अविश्वास पैदा कर दिया शेरशाह सूरी ने वहां पहुंचकर मालदेव और उसके सरदारों के बीच, उसकी सेना के बीच। तो मालदेव भी भयभीत हो गए, कहीं ऐसा ना हो ये सही चिट्ठी हो और हमें पकड़कर शेरशाह के हवाले कर दिया जाए। लेकिन अंत में अविश्वास जब हो जाएगा तो थोड़ा बहुत तो प्रभाव आएगा ही। शेरशाह मालदेव को पराजित कर देता है, और इसी अभियान के समय शेरशाह ने एक सेंटेंस शेरशाह ने कहा था। वो क्या था? मैंने मुट्ठी भर बाजरे के लिए लगभग हिंदुस्तान का सारा क्षेत्र खो चुका था। मैं मुट्ठी भर बाजरे के लिए हिंदुस्तान के साम्राज्य को पराया खो चुका था। यही सेंटेंस शेरशाह सूरी ने मारवाड़ अभियान के समय कहे थे। अब शेरशाह मालदेव युद्ध स्थल से भागा पराजित होकर। उसका शेरशाह ने पीछा किया, अजमेर, जोधपुर, नागौर, मेड़ता और आबू के किलों पर उसका अधिकार हो गया। वो पीछा करता गया, वहां वहां अधिकार शेरशाह सूरी करता गया। और इसमें एक पॉइंट आप जोड़ सकते हैं, इसी समय शेर शाह जो कछवाहा राजपूत थे, जो अकबर के सबसे पहले संपर्क में आए थे, कछवाहा राजपूतों ने भी शेर शाह की अधीनता स्वीकार कर ली। अब आप देखिए कि संपूर्ण राजस्थान पे उसका अधिकार हो जाता है, गुजरात उसके अधीन होता है, और अधीन एक तरह से कह लीजिए, वहाँ का शासक महमूद तिर्की है, लेकिन गुजरात पे भी वो उसका अधिकार वो अपना मानता था। तो ऐसे ही बंगाल पर अधिकार हो गया, गुजरात, अब बचा कौन सा क्षेत्र? बिहार पर उसका है ही है, बिहार, बंगाल, उड़ीसा उस समय एक ही था। तो भारत के एक बड़े क्षेत्र का स्वामी बन चुका था शेरशाह। अब अगला हेडिंग बनाइए, कालिंजर अभियान। एक यहाँ पे पॉइंट आप नोट कर लीजिए, जो वहाँ के जयमल और कुंपा, जैता और कुंपा नामक जो सेनापति थे मारवाड़ अभियान के समय, उन्होंने योद्धा अपनी आत्मसम्मान बचाने के लिए लड़े और मारे गए थे। तो कालिंजर, क्या हेडिंग बनवाया मैं?
कालिंजर या बुंदेलखंड अभियान, उसको बुंदेलखंड भी कर सकते हैं आप। पंद्रह सौ 45 ईस्वी। शेर शाह के जीवन में यह अंतिम जीवन का यह अंतिम अभियान था जो कालिंजर पे उसने किया। उस समय कालिंजर का शासक कीरत सिंह था। कीरत सिंह ने रीवा के राजा वीरभान सिंह बघेला को अपने यहाँ शरण दे रखी थी, जो शेरशाह का शत्रु था। तो शेरशाह ने इस बात को आधार बनाकर बुंदेलखंड और कालिंजर पर अभियान किया। 1544 ईस्वी में शेरशाह कालिंजर पहुंचा, कालिंजर दुर्ग का घेरा डाला। लगभग 6 महीने तक वह घेरा डाले रखा। उसे जीत की कोई उम्मीद नहीं दिखाई दे रही थी और ऐसे में उक्का नामक एक आग्नेय शास्त्र था जो चला रहा था शेरशाह सूरी। उसी समय बताया जाता है दीवार से लड़कर एक गोला आया और शेरशाह के आसपास या जहां भी गिरा, शेरशाह बुरी तरह से झुलस गया। शेरशाह मरने वाला था। किसी ने आके बताया कि कालिंजर विजय कर लिया गया है, कालिंजर जीत लिया गया है। तो शेरशाह ने अपने जीवन काल में कालिंजर विजय कर लिया था, मतलब वो जीवित था। यहाँ तक किसी को कोई समस्या आ रही हो तो बताए, तो बात करते हैं हम। कालिंजर विजय के बारे में कानूनगो एक इतिहासकार हैं, जो मैं बताया कि उन्होंने शेरशाह पर एक विशेष किताब लिखी है। कानूनगो ने कहा इस प्रकार, इसको लिख लीजिए, कानूनगो ने कहा इस प्रकार एक महान राजनीतिज्ञ एवं सैनिक का अंत हो गया। अंत हो गया ना लिखे, अंत अपने जीवन की विजयों एवं लोकहित कार्यों के मध्य में हो गया। शेरशाह के बाद उसका उत्तराधिकारी शेरशाह का प्रशासन हम पढ़ाएंगे, उसका रेवेन्यू सिस्टम पढ़ाएंगे। और शेरशाह के बाद उसका उत्तराधिकारी इस्लाम शाह हुआ, जो जिसका नाम जलाल खां था। वो इस्लाम शाह नाम से गद्दी पर बैठा। मैं बताया था उसने आदिल खां को भी पराजित करके ये गद्दी ग्रहण की थी। आप ये याद रखिएगा कि शेरशाह का एक ये उत्तराधिकारी इस्लाम खां शेरशाह जितना तो योग्य नहीं था, लेकिन उसकी नीतियों का भरपूर अनुसरण किया उसने। इस्लाम शाह योग्य शासक हुआ भारत में। उसने पहला काम क्या किया, जो अफगान शेरशाह के मृत्यु के पश्चात बिखर गए थे, उन्हें संगठित करके उन्हें अपने अधीन करने का प्रयास किया। शेरशाह इस बात को भी शेरशाह के बारे में मानना पड़ेगा, शेरशाह अफगानों का पक्ष हमेशा लेता था, क्योंकि वही अफगान उसकी शक्ति का आधार थे। अफगानों को वो विशेष सुविधा देता था, योग्यता के आधार पर पद नहीं देता, बल्कि अफगानों को उच्च पदों पर वो रखता था, उन पर वो विश्वास करता था। इस्लाम शाह के समय ये कहा जाता है कि सूबेदार तो क्या, सुल्तान के जूतों का सम्मान करते थे। सुल्तान का प्रभाव इतना अधिक था कि लोग उसके जूतों तक का प्रभाव सम्मान करते थे। शासन व्यवस्था इसके इस्लाम शाह के देख लीजिए, शेरशाह का छोटा सा है, तो शेरशाह का हम कल देखेंगे। बाकी इसका इस्लाम शाह का छोटा सा है, ख़त्म कर देते हैं। तो इस्लाम शाह ने शासन व्यवस्था में व्यापक सुधार किए। उसने 5 किले उत्तर पश्चिम सीमा पर बनाए। 5 किले इसलिए बनाए
कि उसको भी भय था कहीं ऐसा है, ऐसा ना हो कि शेरशाह तो अब दुनिया में है नहीं, और कहीं ऐसा ना हो कि उधर से मुगल वापस ना आ जाएं। उसने 5 किलों का निर्माण कराया, और 5 किलो में एक शेरगढ़ नाम है एक किले का, दूसरा का नाम है इस्लामगढ़, तीसरा का रशीदगढ़, और चौथा का फिरोजगढ़, और पांचवा का मानकोट। फिर से सुनिएगा, पहला का शेरगढ़, दूसरा का इस्लामगढ़, तीसरा का रशीदगढ़, चौथा का फिरोजगढ़, पांचवा नाम मानकोट। अब इन पांचों दुर्गों को सम्मिलित रूप से मानकोट का दुर्ग नाम से जाना जाता है, मानकोट के किले के नाम से जाना जाता है। उसने शासन संबंधी सुधारों में आप देखेंगे, उसने एक ही प्रकार के शासन हर क्षेत्र में लागू करने का प्रयास किया, लेकिन इस्लाम शाह की जैसे ही मृत्यु होती है, वैसे ही सूर साम्राज्य 5 भागों में विभक्त हो जाता है। आप देखिए, जब तक शक्ति एक जहां केंद्रित रहती है तो राजा मजबूत रहता है, जैसे ही शक्ति का विखंडन होता है, क्षेत्रों को टूटते हैं, वैसे ही वो राजा भी कमजोर हो जाता है। तो इस्लाम शाह के उत्तराधिकारी, इसको आप छोटे छोटे देख लीजिएगा, इस्लाम शाह के उत्तराधिकारी जो हुए वो उतना योग्य नहीं रहे, जिसके कारण भारत में आप देखेंगे मच्छीवाड़ा और सरहिंद के युद्ध में अयोग्य उत्तराधिकारियों के चलते आप देखेंगे कि हुमायूं पुनः दिल्ली पर अधिकार कर लेता है, और एक बार फिर से मुगल व्यवस्था कायम करता है, मुगल शासन स्थापित करता है। अब शेर शाह के सुधार और शेर शाह की जो नीतियां हैं